कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार आपका फिर से स्वागत है टारगेट स्क्वायर 21 में। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है रीट भर्ती परीक्षा 2021। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तत्सम और तद्भव। उसका सेकंड पार्ट हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने जो रीट भर्ती परीक्षा 2021 होने वाली है उसका सिलेबस देखा तो वो 2021 में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उसमें जो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण थे वो हटा दिए गए हैं और कुछ उसमें नए जोड़ दिए गए हैं। इसलिए हमने तत्सम और तद्भव का सेकंड पार्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो सिलेबस में से इस बार हटा दिए गए हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम परीक्षा की दृष्टि को परीक्षा को देखते हुए ही हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि पहले कितने खंड आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं। आइए तो चलो हम शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम यानी कि जो रीट 2021 होने वाला है कि उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। वो ये आने वाली है आपकी 30 नंबर की। कितने नंबर की आने वाली है? 30। यानी कि आपके जो खंड होते हैं वो 5 खंड होते हैं। जो रीट परीक्षा होने वाली है 2021 में उसमें आने वाले हैं आपके 5 खंड। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो कि आपकी आती है 30 नंबर की। उसके बाद आते हैं आपका गणित यानी कि गणित विषय जो कि वो भी आता है आपका 30 नंबर का। उसके बाद आता है आपका पर्यावरण अध्ययन, वो भी कितने नंबर का आता है आपका? 30 नंबर का। यानी कि ये जो तीनों खंड होते हैं यानी कि बाल विकास, गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये रीट देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य विषय होते हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हैं ये तीनों खंड। यानी कि ये आपके टोटल नंबर हो गए 90। यानी कि जो 90 नंबर का पेपर होता है आपका ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। उसके बाद आपका जो 4 नंबर का जो खंड है वो है भाषा फर्स्ट और जो आपका 5 नंबर का है वो है भाषा द्वितीय। यानी कि जो भाषा फर्स्ट है वो भी 30 नंबर की आती है, परंतु ये दोनों जो भाषा फर्स्ट और भाषा द्वितीय है वो ऑप्शनल होती है। यानी कि जिस विद्यार्थी की जिस विषय में पकड़ है वो उसको चुन सकता है। जैसे कि हमने चुना है भाषा फर्स्ट में हिंदी को, और बहुत से विद्यार्थी इसको संस्कृत चुनते हैं, सिंधी, पंजाबी, जैसा कि आपको सही लगे वो आप जो सी विषय चुन सकते हैं। उसके बाद आता है आपका भाषा द्वितीय। तो इसमें हमने इसको अंग्रेजी को चुना है। यानी कि आपका अंग्रेजी 30 नंबर, हिंदी 30 नंबर, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर, गणित 30 और बाल विकास एवं शिक्षण विधियां 30 नंबर। यानी कि आपका जो टोटल प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक आता है वो कितने नंबर का आता है? 150। और इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सारे प्रश्न हल करके आए बहुत ही अच्छे से सोच समझ के। तो ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को जो रीट परीक्षा 2021 देने वाले हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि प्रकरण। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे समास। यानी कि ये 2021 का जो हमने सिलेबस देखा उसमें समास महत्वपूर्ण है और हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं समास के बारे में। तो देखिए, समास क्या होता है? समास, तो हम स्टार्ट करते हैं समास। देखो, समास और संधि क्या होते हैं? समास और संधि। तो हम संधि को हम हमेशा बोलते हैं संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। और समास को हम हमेशा बोलते हैं समास विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। तो आपको नाम से पता चल रहा है संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है शब्दों को तोड़ना और विग्रह का मतलब होता है शब्दों को जोड़ना। तो जैसे कि संधि विच्छेद यानी कि शब्दों को तोड़कर अलग करना, और समास विग्रह मतलब समास यानी कि दो जो शब्द होते हैं उनको जोड़ना। तो समास विग्रह का हम सीधी भाषा में बात करें तो अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। और या हम कह सकते हैं इसको कम करना या घटाना। तो देखिए, अगर आपको समास की कोई डेफिनेशन पूछे कि समास होता क्या है तो आप सीधी भाषा में उसे बोल सकते हैं कि 2 पदों का संक्षेपीकरण। क्या बोल सकते हैं? 2 पदों का संक्षेपीकरण क्या कहलाता है? समास। यानी कि 2 पदों का संक्षेपीकरण कहलाता है समास। तो जैसे कि हम आपको उदाहरण देते हैं, राजा का पुत्र। क्या है? राजा का पुत्र। और इसी को हम, ये राजा का पुत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया, राजा का पुत्र,
तो हम इसको थोड़ा सा छोटी भाषा में भी बोल सकते हैं राजपुत्र। क्या बोल सकते हैं? राजपुत्र। यानी कि इससे एक और कॉन्सेप्ट निकलता है कि जैसे कि राजा का पुत्र और राजपुत्र ये दोनों ही शब्द एक है, लेकिन ये क्या हो गया कि राजा का पुत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया और राजपुत्र थोड़ा सा छोटा हो गया। तो यानी कि हम देखते हैं कि राजा का पुत्र और राजपुत्र दोनों का अर्थ तो एक ही निकल रहा है। तो इससे कॉन्सेप्ट ये भी निकलता है कि हम अपने मन से नहीं बना सकते कोई भी, जैसे कि हमने इसको छोटा करना है तो हम कोई भी अपने मन के अनुसार बना दें, नहीं, ये हम व्याकरण के नियमों के अनुसार ही उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो वहां पर क्या होगा? हमारा समास। तो जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र दोनों का ही अर्थ एक ही निकल रहा है कि राजा का पुत्र राजपुत्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समास। तो क्या है दोस्तों, क्या समझ में आया आपका कि राजा का पुत्र और राजपुत्र यहाँ पर क्या है? समास। यानी कि राजा का पुत्र को हमने छोटा कर दिया तो वहां पे हो गया राजपुत्र, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि दोनों का अर्थ भी निकलना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, यानी कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, जो पद के समान अर्थ धारण करे। ये नहीं कि हमने अपने मन से बना दिया कुछ भी, नहीं, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा? समास। ठीक है, आए समझ में? अगर आपसे कोई समास की डेफिनेशन पूछे आगे से तो आप क्या लिखोगे? दो पदों का संक्षेपीकरण। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं समास के भेद। क्या बात करते हैं हम? समास के भेद। तो थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं जो बोलती जा रही हूँ आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि इसमें हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे आपको साफ ना दिखे, इसलिए आप मैं जो बोलती जा रही हूँ उसको नोट करते जाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो रीट में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही सवाल आते हैं। तो देखिए, और बहुत से जो बच्चे हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइए और अच्छे से पढ़िए। तो हम स्टार्ट करते हैं समास के भेद। क्या होते हैं समास के भेद? तो देखिए, प्राचीन समय में जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने समास के कितने भेद बताए? 4। जो प्राचीन समय में जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने समास के कितने भेद बताए? 4। तो यानी कि हम बताते हैं, फर्स्ट वो है द्वंद्व समास। क्या बताया था इन्होंने? द्वंद्व समास। और सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया वो है बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास। और जो थर्ड नंबर पे इन्होंने जो बताया वो है तत्पुरुष समास। और जो 4 नंबर पे बताया वो है अव्ययी भाव समास। परंतु वर्तमान स्थितियों को, यानी कि परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए व्याकरणाचार्य ने समास को कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में। यानी कि पहले कहा जाता था कि जो तत्पुरुष समास है उसी में कर्मधारय और द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु समास, इन दोनों समासों को किसमें जोड़ दिया जाता था? तत्पुरुष समास में ही जोड़ दिया जाता था। परंतु आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने इनको अलग अलग विभाजित कर दिया। तो आज हम जो समास के भेद पढ़ते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। यानी कि समास के, अगर आपसे कोई पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो होते हैं 6। यानी प्राचीन समय में 4 होते थे, परंतु आज इसके भेद होते हैं 6। तो आप देखिए, फर्स्ट नंबर द्वंद्व समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, 5 नंबर कर्मधारय और 6 नंबर है वो है द्विगु समास। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास। क्या बात करते हैं? द्वंद्व समास। हाँ, इसमें एक और जो बात है वो याद रखने वाली है, हम आपको बताते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा खेद चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको साफ करने में। इसलिए आप जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको सीधे सीधे लिखते जाइए।
अपनी बुक में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रकरण हैं उनको धीरे धीरे करके पूरा कराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं हमने, इसके 6 भेद होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात होती है समास में, वो होती है क्या, देखिए कि पहले जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास, ठीक है, पहले ये था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से ही क्या निकला, कर्मधारय समास। क्या निकला, कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास से निकला द्विगु समास। क्या निकला, द्विगु समास। तो इसमें जो आते हैं तो देखो क्या होते हैं, 2 पद होते हैं, यानी कि पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। क्या होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी कि पूर्व पद का मतलब होता है पहले का, और उत्तर पद का मतलब होता है बाद का। क्या होता है, पूर्व पद का मतलब होता है पहले का, और उत्तर पद का मतलब होता है बाद का। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप भूले नहीं, और इसमें परीक्षा में इनको सारे जितने भी समास के जितने भी प्रश्न आए, आप उनको अच्छे से बिना कंफ्यूज हुए उनको सॉल्व करके आए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले का, और उत्तर पद का मतलब होता है बाद का। यानी कि देखिए, और जो पूर्व पद यहाँ पे दोनों की क्या होती है, प्रधानता। प्रधानता यानी कि ये प्रधानता शब्द हमारे समास में बहुत प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा कौन सा समास है जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसा कौन सा समास है जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हुइए, और हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे कैसे समास को हम निकालते हैं और कैसे कैसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले द्वंद्व समास। तो हम आपको पढ़ाएंगे आज द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास। क्या स्टार्ट करेंगे हम, द्वंद्व समास। तो आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष या होता है प्रतिस्पर्धा। क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष या प्रतिस्पर्धा। यानी कि जहाँ 2 शब्दों में प्रतिस्पर्धा होती है वहां पर हमारा होता है द्वंद्व समास। यहाँ पे क्या होता है कि द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो इसकी हम एक छोटी सी ट्रिक भी बताते हैं आपको, आप कैसे याद रखेंगे कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए आप याद रखना, द कितनी बार आया इसमें, 2 बार। तो यानी कि जहां पर 2 बार द आए वो वहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। इस ट्रिक के अनुसार आप इसको याद रखिए कि जहां पर द्वंद्व समास है वहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। हम आपको बताते हैं, और इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि और, अथवा, या, एवं, ये सभी जो जहां पर ये शब्द आते हैं वहां पर क्या बन जाता है, यानी कि ये द्वंद्व समास में ये वाले जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं। यानी कि ये योजक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, ये योजक शब्द होते हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण बताते हैं, भाई और बहन। क्या होगा, भाई और बहन, ये क्या है, उदाहरण है, भाई और बहन। जैसे कि भाई और बहन, तो यहाँ पे ये और जो योजक चिन्ह यानी योजक जो शब्द है वो क्या है, और, यानी कि ये जो 2 शब्दों के बीच में लगा हुआ है वो है योजक शब्द और। तो इस और को जब हम हटाएंगे तो इसका हो जाएगा भाई और बहन। तो यहाँ पे ये आ जाएगा योजक चिन्ह। क्या आ जाएगा, हम और को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा योजक चिन्ह। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो आप समझ में आया होगा, आई होप। तो हम आपको और भी उदाहरण बताते हैं, जैसे कि गंगा यमुना। क्या होगा, गंगा यमुना। तो देखिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह आ रहा है, तो हम गंगा यमुना को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गंगा
और यमुना। समझ में आया होगा। यानी कि जहां पर और, अथवा, या, एवं ऐसे शब्द आते हैं, इनको हटाकर हम किसका प्रयोग करती हैं? योजक चिन्ह का। तो वहां पर हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, भाई और बहन। जैसे कि दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है, भाई और बहन, गंगा यमुना। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हम आपको बताएंगे द्वंद्व समास। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको द्वंद्व समास के कुछ विशेष नियम भी बताएंगे और आपको धीरे धीरे करके सारे समास हम पढ़ाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो हमारी जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। ऐसे ही जुड़े रहिए।